आज से करीब 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज तक लोगों को हैरान करके रख देता है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। एक 147 मीटर की हाइट पर इंसानों की तरफ से बनाई गई ये सबसे ऊंची चीज थी करीब 4000 सालों तक। इतने भारी भरकम पत्थर इसे बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे कि इस पूरे पिरामिड का वजन 6 मिलियन टन बताया जाता है। इसे आप कंपेयर करो आज की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से, जिसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। सबसे हैरान कर देने वाली चीज यहाँ पर यह है कि आखिर इसे बनाया कैसे गया, क्योंकि उस जमाने में लोगों के पास कोई क्रेन्स नहीं थी, कोई बुलडोजर नहीं थे, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी, यहाँ तक कि इन लोगों के पास व्हील्स तक नहीं थे। लेकिन फिर भी इन लोगों ने एक ऐसा मोन्यूमेंट बनाया जो आज के दिन तक खड़ा है। सोचकर देखो, 4500 सालों तक कोई बिल्डिंग बनी रहे, इतनी जलती हुई गर्मी में, तूफान आए, बारिश आए, वेदरिंग हुए, दुनिया में कोई भी इतनी पुरानी चीज नहीं है जो आज तक सरवाइव कर पाई हो। तो आखिर कैसे हो पाया ये सब? आइए देखते हैं, समझते हैं इस पिरामिड की कहानी आज की इस वीडियो में। Pyramid is arguably the most enigmatic structure on the face of the earth. Built around 2500 BC, it is the tallest structure on Earth for more than 3,500 years. Built as gargantuan tombs of shining white limestone, the pyramids were designed to hide dark secrets of the dead. हिस्ट्री में हम जितना भी पीछे जाते हैं, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है शोर पता लगाना कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था, कैसे हुआ था और कब हुआ था। तो अंदाजा लगाया जाता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनाया गया था साल 2560 बीसी में फेरो खुफू के द्वारा। एंशियन इजिप्ट में जो राजा महाराजा होते हैं, हम उन्हें फेरो कह के पुकारते हैं। फेरो खुफू की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो हम इन राजा के बारे में ज्यादा नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि ये सेकंड राजा थे 4th डायनेस्टी ऑफ द ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट के। एग्जैक्टली कितने सालों तक इन्होंने राज किया था, इस पर काफी चर्चा होती है। हिस्टोरियन कुछ अंदाजा लगाते हैं, कोई कहता है 23 साल, कोई कहता है 24 साल, तो कोई 60 साल का वक्त बताता है। ये पिरामिड नाइल नदी के किनारे लोकेटेड है, उसके वेस्ट बैंक पर। और अगर आप फोटोज और वीडियोस में देखोगे तो ये एक इकलौता पिरामिड नहीं है, बल्कि इसके अलावा ऐसे ही दिखने वाले 2 और पिरामिड्स दिखते हैं जो सेम जगह में बनाए गए हैं। इन तीनों में सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जिसे हम पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ खाफरे, जो सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड है इजिप्ट में। कहा जाता है कि खुफू के बेटे खाफरे ने उसे बनाया। तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड है इनमें से द पिरामिड ऑफ मेनकोरे। बताया जाता है कि खाफरे के बेटे ने बनाया। उस जमाने में बनाए गए ये इकलौते मोन्यूमेंट्स नहीं हैं, बल्कि इसके अलावा है द ग्रेट स्फिंक्स, कई और बुरियल टॉम्ब्स और कई और छोटे पिरामिड्स। टोटल में बताया जाता है कि 118 पिरामिड्स हैं, अलग अलग साइजेस और शेप्स के। इनमें से कई पिरामिड्स टूट फूट कर वेदरिंग की वजह से मलबा हो चुके हैं, बहुत ही कम अच्छी कंडीशन में बचे हैं। पर शायद सबसे अच्छी वेल प्रिजर्व्ड यही 3 पिरामिड्स हैं, स्पेसिफिकली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। क्या वजह थी इनको बनाने के पीछे? वही वजह जो दूसरे एंशियन मोन्यूमेंट्स को बनाने की वजह थी। इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। ये टॉम्ब है इनके फेरोज का, यहाँ पर इन्हें दफनाया गया है पिरामिड के अंदर। एक्चुअली में एंशियन इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ पर यकीन रखते थे। उनका मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि मौत के बाद हमारी आत्मा अंडरवर्ल्ड के अंदर चली जाती है, जहाँ पर भगवान हमारी आत्मा को जज करते हैं। जिन लोगों ने अच्छा किया है वो हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं इस आफ्टर लाइफ में। और इस आफ्टर लाइफ के प्रिपेयर करने के लिए जब ये राजा, इनके ये फेरोज जिंदा थे, तो वो अपने लिए टॉम्ब्स बनवाते थे। अपने लिए बहुत सारा खाना, खजाना, ज्वेलरी, फर्नीचर, कपड़े, ये सारी चीजें वो अपने साथ पिरामिड के अंदर रखते थे कि आफ्टर लाइफ में काम आएंगी। तो इनके मरने के बाद इनकी बॉडी को मम्मीफाई किया जाता था और वुडन्स या स्टोन के कफिन्स में इन्हें दफना कर रख दिया जाता था। अब आप पूछोगे कि हमें कैसे पता चला कि पिरामिड को इन्हीं चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता था? 2 बड़े रीजन हैं। पहला तो ये कि इस जैसे और पुराने पिरामिड्स पर हमें लेख लिखे हुए मिले हैं। इस जैसे ही कॉफिन्स और ऐसे ही पिरामिड्स के अंदर टेक्स्ट लिखे हुए मिले हैं, जहां पर बता रखा है कि ये लोग क्या करते थे। दूसरे ऐसे ही हिस्टोरिकल पिरामिड्स जो हमने पाए हैं इजिप्ट और सूडान के देशों में,
उन्हें टॉम्ब्स की तरह इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन क्योंकि स्पेसिफिकली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा अपने अंदर कोई सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं मिला इन्हीं चीजों का, तो लोग अपनी अल्टरनेटिव थ्योरीज बनाते हैं। इस ग्रेट पिरामिड के अंदर जब आर्कियोलॉजिस्ट गए तो उन्हें सिर्फ 3 रेलिक्स मिले और एक खाली कॉफिन मिला। ये ताबूत माना जाता है कि खुफू का था और बाकी ज्वेलरी और खजाना जो इसके आसपास होना चाहिए था, एज्यूम किया जाता है कि इतने सालों में कोई उसे लूट कर लेकर चला गया है। तो जो लोग इससे डिसएग्री करते थे उनकी अल्टरनेटिव थ्योरीज बड़ी ही अजीबोगरीब थी। एक बड़ी पॉपुलर थ्योरी जो सुनने में आती है वो ये कि द ग्रेट पिरामिड एक पावर प्लांट था जिससे बिजली जनरेट हो सकती थी। जो लोग इस पर यकीन करते हैं वो मानते हैं कि एंशिएंट इजिप्शियन लोग बड़े ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, वो ऑलरेडी बिजली बनाना सीख चुके थे। इस थ्योरी के एविडेंस के तौर पर क्या बताया जाता है, कुछ पुराने जमाने के इनके आर्ट वर्क्स दिखाए जाते हैं। पुराने टेम्पल्स की दीवारों पर कुछ इस तरह के आर्ट वर्क्स दिखाए गए हैं जिनसे कुछ लोग कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने लाइट बल्ब बना रखा है। तो लाइट बल्ब इन लोगों ने पहले ही इन्वेंट कर लिया था और उसके बाद पता नहीं उसका क्या हुआ। ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरी तब बनाई जाती है जब किसी चीज को लेकर सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं होता, लेकिन ये कंस्पिरेसी थ्योरी इतनी अजीबोगरीब होती हैं कि इनका कोई लॉजिकल सेंस नहीं होता। अगर लाइट बल्ब सही मायनों में एग्जिस्ट करता था एंशिएंट इजिप्ट जमाने में, तो आज तक उसका कोई एविडेंस क्यों नहीं मिला? असल में ये एक आर्ट वर्क है जो इजिप्शियन मैथोलॉजी की स्टोरी दिखाता है। दूसरी पॉपुलर थ्योरी बताई जाती है कि ये पिरामिड एक अनाज स्टोर करने के लिए एक ग्रैनरी थी। इस थ्योरी को प्रपोज किया था अमेरिकन पॉलिटिशियन बेन कार्सन ने ईयर 1998 में। उनके अकॉर्डिंग ये उनकी पर्सनल थ्योरी है। इन पिरामिड्स को एक्चुअली जीसस क्राइस्ट के फादर ने बनाया था। Personal theory is that Joseph built the pyramids in order to store grain. Now all the archaeologists think that they were made for the pharaohs. अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि दूसरी बड़ी वजह कंस्पिरेसी थ्योरी बनाने के पीछे जो कि पॉलिटिशियन की तरफ से रिलीजियस अपीसमेंट है। तो एनीवे, आज के दिन ये बात बहुत क्लियर है कि पिरामिड ऑफ गीजा को एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। उस टाइम पर लोगों का मानना था कि जितना आलीशान मकबरा होगा, जितना ज्यादा खाना रखा जाएगा, जितना ज्यादा खजाना रखा जाएगा पिरामिड के अंदर, उतनी ही ज्यादा अच्छी गुजरेगी हमारे राजा की आफ्टर लाइफ। लेकिन अब आते हैं असल सवाल पर, इन पिरामिड्स को एक्चुअली में बनाया कैसे गया? सही मायनों में देखा जाए तो यही सबसे ज्यादा मिस्टीरियस चीज है इन पिरामिड्स के बारे में। उस जमाने में लोगों ने कैसे 137 मीटर ऊंची इमारत खड़ी कर दी जिसे बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है। इन पत्थरों का अपने आप में वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन के बीच में है। हर पत्थर को इतनी बारीकी से काटा गया है जबकि काटने के लिए कोई टूल भी नहीं था। इन पत्थरों को एक के ऊपर एक लगाकर कैसे रखा गया, जबकि ये लोग पहियों का भी इस्तेमाल नहीं करते थे। और ये सब इन लोगों ने कर दिखाया 20 सालों के अंदर। 20 साल का ही वक्त बताया जाता है इस पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने में। बात करने से पहले एक बहुत ही बड़े मिसकंसेप्शन को देखते हैं जो लोगों के दिल में होता है इन पिरामिड्स को लेकर। फिल्मों में दिखाया जाता है कि इन पिरामिड्स को बनाते वक्त स्लीव्स लेबर का इस्तेमाल किया गया था। बहुत ही गरीब सर्वेंट्स यहाँ पर दिन रात काम करते थे मजबूरी में। जिनके जो बॉस होते थे वो इन्हें रस्सियों से मारते थे, हंटर से पिटाई करते थे इन लोगों की। काफी टाइम तक लगता था कि ऐसे ही स्लीव्स ने इन पिरामिड्स को बनाया है। 5th सेंचुरी में रहने वाले एक ग्रीक हिस्टोरियन थे हेरोडोटस। उन्होंने ही पहले इस थ्योरी को सजेस्ट किया था कि इन स्लीव्स ने ही इन पिरामिड्स को बनाया है। लेकिन आज के दिन हमें एक्चुअली में पता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग इन पिरामिड्स को बनाने के लिए काम कर रहे थे वो हाईली स्किल्ड थे। उनको भूखा रख के मारा पीटा नहीं जाता था, बल्कि उन्हें अच्छे से खाना खिलाया जाता था। बल्कि इतने अच्छे से खाना खिलाया जाता था कि एक एवरेज इजिप्शियन सिटीजन जो उस वक्त में रहता था उससे ज्यादा वेल फिट लोग थे ये लेबर्स। ये लोग शहरों में रहते थे कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास। इसके अलावा अलग अलग सीजन्स में इन्हें अलग अलग कम्युनिटीज की सपोर्ट मिलती थी। जैसे कि अगर फार्मर किसान खेती नहीं कर रहे तो वो आकर कंस्ट्रक्शन में हाथ बंटवा देते थे। इस तरीके से पूरे किंगडम में रहने वाले लोग काफी यूनाइटेड थे इस नेशनल प्रोजेक्ट की सक्सेस को लेकर। वो अपने राजा में बहुत विश्वास करते थे। टोटल में देखा जाए तो करीब 20 से 30 हजार वर्कर लगे इसकी कंस्ट्रक्शन में, जिन्होंने 10-10 घंटे दिन में काम किया इस ग्रेट पिरामिड को बनाने के लिए। मटेरियल की बात की जाए तो करीब 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार का इस्तेमाल किया गया। ज्यादातर पत्थर आसपास के एरिया से ही आए थे। ज्यादा से ज्यादा दूर सडन इजिप्शियन के रीजन से आए थे जो कि 800 किलोमीटर दूर है। अब सबसे बड़ा सवाल, इन पत्थरों को काटा कैसे जाता था? कॉपर उस जमाने में सबसे कॉमन मेटल इस्तेमाल किया जाता था। जो टूल बनाते थे वो कॉपर के बनाते थे।
जो ज्यादा हार्ड पत्थर होते थे ग्रेनाइट के, उन्हें ये तोड़ते थे डेलोराइट का इस्तेमाल करके। कुछ तरीके इनके बड़े ही यूनिक थे, जैसे कि पत्थर के अंदर ये होल्स और क्रैक्स को ढूंढते थे और हथौड़े से उन होल्स के अंदर वुड से बने हुए वेजेस डाल देते थे जो पानी के अंदर सॉक्ड किए गए थे। जैसे ही पत्थर पानी को एब्जॉर्व करता था, ये वेजेस और एक्सपैंड हो जाते थे और वो पत्थर टूट जाता। सबसे बड़े सवाल पर आए तो इन पत्थरों को मूव कैसे किया जाता था। उस जमाने में व्हील्स गार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी जिसके नीचे व्हील्स लगाए, ऊपर पत्थर रखे और हिलाकर लेकर चले गए। सबसे प्लॉजिबल थ्योरी है यहाँ पर इन पत्थरों को इतनी दूर से लाने के लिए। ये रैप्टिस बनाते थे जो नदी के ऊपर तैरती थी। उसके बाद जब ये पत्थर पिरामिड के पास आ गए तो एक के ऊपर एक पत्थर रखने के लिए स्लेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं गीली मिट्टी में। एक थ्योरी है जो बहुत ही रिसेंटली पता चली है 2014 में, और इस थ्योरी की बेसिस है एक पेंटिंग जो पाई गई है जो होती हो टिप के टॉम्ब पर। ये टॉम्ब बहुत पुराना है, 1900 BC का है, लेकिन इस पेंटिंग में आप देख सकते हो कि करीब 170 लोग एक स्टैचू को घसीट कर ले जा रहे हैं एक स्लेज पर और रस्सियों का इस्तेमाल कर रहे हैं इतनी भारी चीज को खींचने के लिए। पेंटिंग में ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे एक आदमी स्टैचू के सामने पानी गिरा रहा है रेत के ऊपर। शुरू में आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि ये कोई रिचुअल का जरिया है, कोई ट्रेडिशन होगा इनका सामने पानी गिराना, लेकिन जब फिजिसिस्ट डेनियल बोन और इनकी टीम ने इसे टेस्ट आउट किया तो पता चला कि रेत में अगर एक सर्टेन पानी ऑफ अमाउंट मौजूद हो तो जमीन पर घसीटने वाली चीज का जो फ्रिक्शन है वो काफी हद तक कम हो जाता है। ये रेशियो काफी बारीक है, राउंड अबाउट 2 से 5% सैंड पानी में। इसकी मदद से गीली रेत में चीजों को धकेलना काफी आसान हो जाता है। अगला सवाल यहाँ पर यह उठता है, पत्थरों को धक्का मारकर इधर से उधर रेत पर ले जाया जा सकता है, लेकिन पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा जाता था? इतनी भारी वजन को आखिर कैसे उठाया जाता था बिना किसी मशीन के? आमतौर पर पुलिस का इस्तेमाल किया जा सकता था इन चीजों को उठाने के लिए, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि व्हील जो था वो 4th डायनेस्टी में एग्जिस्ट नहीं करता था, इजिप्ट में एग्जिस्ट करता था लेकिन सिर्फ पोट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका जवाब है यहाँ पर रैंप्स का एक बड़ा ही अनोखा सिस्टम बनाया गया था। साल 2015 में इंग्लिश और फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने 450 साल पुराना एक वुडन रैंप डिस्कवर किया था एक क्वेरे से। स्कॉलर्स ने कहा कि इस तरीके का रैंप बनाया गया होगा उस जमाने में, जो कि स्ट्रेट स्लोप था ग्राउंड से लेकर टॉप तक। इस स्लोप के ऊपर पत्थरों को धक्का मारने के लिए उन्होंने एक सिस्टम यूज किया होगा जहां पर इन्होंने लकड़ी के डंडे लगा दिए थे और इसके आसपास फिर उन्होंने रस्सियों का इस्तेमाल किया होगा इन डंडों के अराउंड पत्थरों को ऊपर खींचने के लिए, कुछ इस तरीके से जैसा कि आप आर्ट वर्क में देख सकते हो। इसे सजेस्ट किया था फिजिसिस्ट जोसेफ वेस्ट ने साल 2014 में। इस थ्योरी के मुताबिक पिरामिड का हर एक लेवल कंप्लीट करने के बाद लोगों ने एक नया स्लोप बनाया होगा ताकि स्लोप का एंगल ज्यादा ना हो। ये स्लोप पीछे तक ले गए होंगे, ज्यादा टिल्ट ना आए उस स्लोप में। इसके अलावा दूसरी थ्योरी कहती है कि इन्होंने एक लीवर सिस्टम बनाया होगा पत्थरों को एक के ऊपर एक रखने के लिए। बेसिकली एक मिडिल पॉइंट लिया जिसकी हाइट थोड़ी ज्यादा हो, उसके ऊपर एक डंडा लगाया और डंडे के दूसरी तरफ एक वजन डाला और फिर उसको घुमाकर ऊपर प्लेस कर दिया गया। स्कॉलर्स का मानना है कि ऐसा ही एक सिमिलर सिस्टम जिसका नाम इन्होंने दिया है शैडो, इजिप्ट में एग्जिस्ट करता था हजारों सालों से। इस मैकेनिज्म का ये लोग पानी निकालने के लिए भी इस्तेमाल करते थे नाइल नदी से, अपने खेतों को इरिगेट करने के लिए। ये दोनों थ्योरीज सुनने में काफी अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कंस्ट्रक्शन टाइम। हम जानते हैं कि पिरामिड्स को 20 सालों के अंदर कंप्लीट किया गया था। अब 20,000 लोग एक एक करके यहाँ पर पत्थर इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हर 3 मिनट के अंदर यहाँ पर एक पत्थर प्लेस किया जाना चाहिए साल के हर एक दिन के अंदर। काफी अनलाइकली लगता है कि इतनी स्पीड से उन्होंने काम किया होगा। एग्जैक्टली यही चीज है कि आज के दिन तक ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ये दोनों थ्योरीज सुनने में काफी ठीक लगती हैं, लेकिन पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करती कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या था। हम ये जरूर जानते हैं कि शुरू के कुछ पिरामिड के लेयर्स जो हैं वो बिना किसी मोर्टार के प्लेस किए गए थे, लेकिन ऊपर की लेयर में मोर्टार जरूर ऐड किया गया था जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है स्ट्रक्चर की। और यही रीजन है कि इतने सालों के बाद भी कई भूकंप आए, कई अर्थक्वेक आए, लेकिन फिर भी ये पिरामिड ऑफ गीजा आज के दिन तक खड़ा है। वैसे इस मोर्टार के बारे में भी एक मिस्ट्री है। साइंटिस्ट ये जरूर जानते हैं कि एग्जैक्ट केमिस्ट्री क्या है, लेकिन साइंटिस्ट इसे दोबारा बना नहीं पाए। फाइनली कंस्ट्रक्शन की आखिरी स्टेप, पिरामिड की जो बाहर की लेयर है वो बड़े ही फाइन व्हाइटिश लाइमस्टोन से बनाई थी, जिसका मतलब ये है कि जब यहाँ पर सनलाइट आती थी ये सारे पिरामिड बहुत ही ज्यादा व्हाइट तरह से चमकते होंगे।
ये एक ऐसी चीज है जो हजारों सालों के बाद टूट गई है। बाहर की लेयर्स वॉर्न ऑफ हो चुकी हैं पिरामिड ऑफ खुफू और मेनकोरे से, लेकिन खाफरे के पिरामिड में ऊपर की तरफ आप अभी भी देख सकते हो। अब कंस्ट्रक्शन से आगे बढ़ के इन पिरामिड्स के डिजाइन पर आए तो ये भी एक बहुत फैसिनेटिंग चीज है। क्या आप जानते हैं कि इन पिरामिड्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इनकी चारों डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में एग्जैक्टली पॉइंट कर रही हैं। एक बहुत ही छोटा सा एरर है यहाँ पर 1 to 1/15 डिग्री का, जो कि बहुत ही छोटा सा एरर है। ये बहुत ही एक्यूरेट तरीके से चारों डायरेक्शंस में पॉइंट कर रही हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है? उस टाइम पर कोई कंपास नहीं था, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, जीपीएस टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो एक बार फिर रिसर्चर्स ने अपनी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की कि इजिप्शियंस ने इतना हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन कैसे अचीव किया। एक और पॉपुलर थ्योरी इसको लेकर बताई जाती है ऑटम इक्विनॉक्स। जब जमीन का टिल्ट इस तरीके से हो जाता है कि दिन और रात एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, जमीन पर पड़ने वाली शेडो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में। अगर इजिप्शियंस ने इस तरीके का इस्तेमाल किया था तो जो डिग्री ऑफ एरर उनकी कैलकुलेशन में आया था वही डिग्री और एरर इस शेडो में भी मौजूद होता है जब ऑटम इक्विनॉक्स होता है। दूसरी थ्योरी यहाँ पर बताई जाती है कॉन्स्टिलेशन को लेकर। आसमान में जो तारे हैं उनकी डायरेक्शन को देखकर यहाँ पर इजिप्शियंस ने अपने डिजाइन को अलाइन किया। 1989 में रॉबर्ट बॉबल, एक ऑथर और इजिप्टोलॉजी एंथुसियास्ट, इन्होंने अपनी एक ओरियन कोरिलेशन थ्योरी बनाई। इन्होंने कहा कि जो 3 पिरामिड ऑफ गीजा हैं वो एक्चुअली में ओरियन बेल्ट के जो तारे हैं उन 3 तारों के स्ट्रेट लाइन में अलाइन है। इनका कहना है कि अलाइनमेंट इंटेंशनल थी और एंशियंट इजिप्शियन जानते थे एस्ट्रोनॉमी के बारे में। वो सितारों को रात में ट्रैक करते थे और रात को उन्हें स्टडी करते थे और उसके अकॉर्डिंग वो अपने कुछ क्रॉप्स को भी सर्टेन अलग अलग टाइम पर हार्वेस्ट करते थे। हिस्टोरियंस का मानना है कि ये एक फ्रिज थ्योरी है। फ्रिज का मतलब जो कि मेन स्ट्रीम नहीं हो। कुछ पॉइंट जो इस थ्योरी के खिलाफ दिए जाते हैं कि तीनों पिरामिड्स को एक टाइम पर प्लान नहीं किया गया था, ना ही एक टाइम पर बनाए गए थे। और 1999 में जब एस्ट्रोनॉमर्स ने एक्चुअली में इस थ्योरी को टेस्ट आउट किया और ओरियंस कॉन्स्टिलेशन के स्टार्स को देखा तो पता चला कि एग्जैक्टली पिरामिड्स अलाइन नहीं करते हैं उसके अकॉर्डिंग। बात यह है कि एक्चुअली में जो कॉन्स्टिलेशन है वो थोड़ा हिल गया है इतने हजारों सालों के बाद। स्टार्स की अलाइनमेंट वो सेम तरीके से नहीं है जो आज के दिन हम देखते हैं। ये थ्योरी यहाँ पर बतानी ज़रूरी है क्योंकि ये एक क्लासिक केस है जहाँ पर इंसान पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, चाहे पैटर्न एग्जिस्ट भी ना करते हों। जब चीज़ों का ठोस सबूत हमारे पास मौजूद नहीं है, एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हम अपने आइडियाज़ बनाते हैं और कहीं पर भी इनको लिंक मिल जाए तो हम उसे सच मान बैठते हैं। ऐसी चीज़ों को एक नए लेवल पर ले जाओ और अजीबोगरीब थ्योरीज बनकर आती हैं। लोग कहते हैं कि एलियंस ने इन पिरामिड्स को बनाया है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि इंसानों ने ये किया होगा। मेरी राय में ऐसी थ्योरीज साइंटिफिक थिंकिंग के खिलाफ जाती हैं। ये एक शॉर्टकट तरीका है किसी तरीके से कुछ सोल्यूशन निकालने का जब हमें सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा होता। बेहतर यह है कि हम एक्नॉलेज करें कि ये चीज़ें हमें पता हैं और जो चीज़ें हमें पता हैं हम उन्हें क्लियरली सामने रखें ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां, आगे आने वाले आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस इस बात पर रिसर्च कर पाएं और एक कंप्लीट सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन दे पाएं इस मिस्ट्री के बारे में।